हेलो एवरीवन। जीएसएफ ज्ञान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अभिषेक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में गुप्त काल का इतिहास। लेकिन उससे पहले आज का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को किस नलवंशी शासक ने पराजित किया था। नरेंद्र सेन को किस नलवंशी शासक ने पराजित किया था, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए हम चलते हैं गुप्त काल की तरफ। देखिए, अगर हम गुप्त वंश की बात करें तो वास्तव में गुप्त वंश जो थे, इन्होंने क्या किया, कुषाणों के पतन के पश्चात अपना साम्राज्य स्थापित किया। देखिए, ये जो हमारा उत्तर भारत है, कश्मीर से लेकर मथुरा तक और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक का जो कुछ भाग है, ये काफी लंबे समय तक क्या रहा है, कुषाणों के अधीन रहा है। कुषाण जो थे विदेशी थे, इन्होंने भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन किया। तो जब कुषाणों का पतन हुआ तब गुप्तों ने क्या किया, इनके स्थानों पर कुषाणों के और सातवाहनों के कुछ क्षेत्रों पर गुप्त वंश की नींव रखी। ठीक है, गुप्तों ने क्या किया, कुषाणों के पतन के पश्चात अपने साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम इनके प्रभाव की बात करें तो लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। 4वीं से 6वीं सदी तक छत्तीसगढ़ में इनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। गुप्तों की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, इनकी राजधानी या इनका जो मूल निवास स्थान था वो क्या था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, वर्तमान में बिहार जो पटना है, बिहार की राजधानी, वो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र जो है वो इनकी राजधानी हुआ करती। ठीक है, इस वंश का छत्तीसगढ़ में शासन की या छत्तीसगढ़ में प्रभाव की जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करें कि कहां से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों में ऐतिहासिक स्रोत है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में गुप्त शासकों के बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तीसरा, हम देखते हैं गुप्त शासकों की जो कला संस्कृति थी उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर देखने को मिलता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में गुप्त शासकों की कला और संस्कृति का प्रभाव यहाँ के निर्माण में, यहाँ के शासकों में देखने को मिलेगा। अभी आगे इस पे बात हम करेंगे, पहले हम स्रोत देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण स्रोत है एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, गुप्त शासकों के प्राप्त सिक्के, कला एवं संस्कृति, और चौथा आप महत्वपूर्ण स्रोत याद रखिए, इस वंश का एक शासक था भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख भी क्या है, एक स्रोत है जहां पर छत्तीसगढ़ के शासक का नाम आता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का और भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ठीक है, गुप्त शासकों के प्राप्त सिक्के और उनकी कला एवं संस्कृति का छत्तीसगढ़ में विशेष प्रभाव, ये सब क्या करते हैं, हमें छत्तीसगढ़ में गुप्त काल की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों को देखें तो इस वंश का जो आदि पुरुष है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त को इस वंश का आदि पुरुष माना जाता है, अर्थात पहला पुरुष, प्रथम शासक के तौर पर किसे देखा जाता है, श्रीगुप्त को देखा जाता है। ठीक है, इस वंश में प्रभावती नाम की एक कन्या हुई। तो प्रभावती का एक पुणे से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसे प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र कहते हैं। और इसी पूना ताम्रपत्र में ये बताया गया है कि जो गुप्त थे, है ना, श्रीगुप्त,
ये इस वंश के आदि पुरुष थे। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और भी बीच बीच में शासक होंगे, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम ही बस देख रहे हैं। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त एक शासक हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण था। समुद्रगुप्त के बाद एक महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तीसरा अगला शासक कुमारगुप्त, और एक शासक का नाम आपको याद रखना है भानुगुप्त। ठीक है, इतने शासकों का नाम हमें याद रखना है। श्रीगुप्त एक, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय, पांचवा कुमारगुप्त और छठवा भानुगुप्त। ठीक है, इतने शासकों का नाम हम याद रखेंगे। अब देखते हैं, धीरे धीरे हम एक एक का इतिहास यहाँ पर पढ़ते जाते हैं। एक बार मैं शॉर्ट रिव्यू करा देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में गुप्त काल का जो प्रभाव था वो 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्तों से पहले आर्यावर्त स्थान में या उत्तरी भारत में कुषाणों का साम्राज्य था, और कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद, जब कुषाणों का पतन हुआ, भारत में कोई भी एक बड़ा साम्राज्य नहीं था। ठीक है, जैसे ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, वैसे ही भारत में पुनः क्या हो गई, एक राजनीतिक एकता स्थापित होती है। ठीक है, कुषाणों के पतन के पश्चात भारत जो था वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था, और गुप्तों ने क्या किया, फिर से भारत को एक सूत्र में बांध कर रखा। ठीक है, गुप्तों ने क्या किया, कुषाणों और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। ठीक है, ये जो गुप्त शासक थे, वास्तव में ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे, यूपी बिहार के रहने वाले थे, और कुषाण शासकों के प्रतिहार के रूप में काम करते थे। प्रतिहार बोलने का मतलब है उनके रक्षक, तो ये कुषाणों के रक्षक थे। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से शासन स्थापित किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इस वंश में जिसने स्वतंत्र रूप से शासन किया वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, हम देखते हैं समुद्रगुप्त का इतिहास। ठीक है, समुद्रगुप्त का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। समुद्रगुप्त जो था, इसने 335 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 335 से 380 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी भी हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसने गुप्तों का शासन संभाला। तो समुद्रगुप्त जो था वास्तव में बहुत ही पराक्रमी शासक था। इस वंश का एक पराक्रमी शासक था, जिसने क्या किया, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ठीक है, एक आपके इतिहासकार थे विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को किसकी संज्ञा दी, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। इसका जो पराक्रम था समुद्रगुप्त का, इसके पराक्रम का वर्णन इसके जो दरबारी कवि थे हरिसेन। ठीक है, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने क्या किया है, समुद्रगुप्त के पराक्रम का वर्णन किया है। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख खुदवाया। इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन खुदा हुआ है। ठीक है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, मूल रूप से ये सम्राट अशोक का अभिलेख था। इसी सम्राट अशोक के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख खुदवाया। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है, तो ये एक प्रशंसात्मक अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसके जो विजय अभियान हैं,
तो जब समुद्रगुप्त ने क्या किया, इस पाटलिपुत्र से दक्षिण भारत का अभियान किया। ठीक है, ये जो दक्षिण भारत का अभियान हम देख रहे हैं समुद्रगुप्त का, तो इसने क्या किया, दक्षिण में सुदूर दक्षिण भारत तक को जीता। तो जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, दक्षिण अभियान के दौरान 3 नीतियां अपनाई। उस नीति को हरिसेन ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह कहा। क्या कहा, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। इसने क्या किया, दक्षिण भारतीय शासकों को या दक्कन के राजाओं को क्या किया, ग्रहण किया, अर्थात शत्रु पर अधिकार किया। मोक्ष का मतलब उनको मुक्त किया, और अनुग्रह का मतलब क्या किया, उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया। तो इसने क्या किया, दक्षिण भारत को जीतकर वहां पर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, बल्कि सभी राजाओं को उनका राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन जो सभी राजा थे, अब वो क्या थे, समुद्रगुप्त के अधीन थे। तो समुद्रगुप्त को वो क्या करते थे, कर देते थे। ठीक है, वार्षिक कर दिया करते थे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो वो कभी कभी क्या करते थे, सैन्य सहायता भी समुद्रगुप्त को प्रदान किया करते थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने क्या किया, कौशल के जो वाकाटक वंश के राजा थे, ठीक है, महेंद्र सेन, वाकाटक वंश या कौशल के राजा महेंद्र सेन को परास्त किया। और इसी समय बस्तर क्षेत्र में, बस्तर जो था वो महाकांतार कहलाता था, तो महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को परास्त किया। ठीक है, तो इन 2 शासकों का नाम हमें मिलता है, कौशल के शासक महेंद्र सेन और व्याघ्रराज जो थे वो नलवंशी शासक थे, महाकांतर के शासक। तो महाकांतर के शासक व्याघ्रराज व महेंद्र सेन को परास्त किया। ठीक है, और अपने अधीन रखा किनको, कौशल को और आपका महाकांतार को। ठीक है, इसी समय हमें कुछ जानकारी यहां से और मिलती है। ये जो छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला है, ठीक है, रायपुर संभाग में एक महासमुंद जिला है। माना जाता है कि महासमुंद जिले में, ठीक है, ये जो महासमुंद जिला है, इस महासमुंद जिले में काफी समय तक समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपनी सेना का पड़ाव डाले रखा था। ठीक है, तो जब समुद्रगुप्त ने यहां पर अपनी सेना का पड़ाव डाला था, तो महासमुंद के नामकरण के पीछे 2 मत प्रचलित हैं। पहला मत यह है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, यहां पर काफी लंबे समय तक अपने सेना का पड़ाव डाले रखा था, इसलिए बोलते हैं कि समुद्रगुप्त के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, महासमुंद पड़ा। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था, ठीक है, इसने क्या किया था, महासमुंद के पास महानदी है, तो महानदी के तट पर बहुत लंबे समय तक क्या था, समुद्रगुप्त की सेना का पड़ाव था, विश्राम था। ठीक है, अतः क्या है, इसी आधार पर महासमुंद जिले का नामकरण माना जाता है। ये एक पहला क्या है, तथ्य है। दूसरा तथ्य ये कहता है कि जब समुद्रगुप्त ने क्या किया, महासमुंद क्षेत्र में अपने सेना का पड़ाव डाला था, तो ये क्षेत्र जो था वो अकाल से ग्रसित था। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या था, अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, फसल नहीं हुई थी, पानी की क्या थी, किल्लत थी। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने क्या किया, समुद्रगुप्त के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में क्या करें, एक तालाब का निर्माण करवाएं। तो कहा जाता है समुद्रगुप्त ने उनके निवेदन को स्वीकार कर इस क्षेत्र में एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। इस क्षेत्र में क्या करवाया, एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया, जिसकी आकृति जो थी या जिसे देखने पर समुद्र जैसा प्रतीत होता था। ठीक है, कैसा प्रतीत होता था, समुद्र जैसा प्रतीत होता था, इसीलिए कहा जाता है इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया, महासमुंद पड़ा। ठीक है, तो एक तालाब बनाए जाने का साक्ष्य भी यहां पर मिलता है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी। ठीक है, तीसरी बात हमें याद रखनी है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया,
जब महासमुंद में विश्राम किया तो यहाँ की एक कन्या से विवाह किया। महासमुंद में एक कोपरा नामक जगह है, कोपरा। इस कोपरा नामक स्थान की कन्या रूपा देवी से, ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, तो रूपा देवी से क्या है, विवाह का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो समुद्रगुप्त के इतिहास में आप 3 बातें याद रखेंगे। देखिए, समुद्रगुप्त ने क्या किया, दक्षिण विजय अभियान के दौरान महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को परास्त किया। महासमुंद का नामकरण समुद्रगुप्त के नाम पर किया गया है, तो ये अकाल वाली बात आप याद रखेंगे। दूसरा, ठीक है, कि महानदी के तट पर पड़ाव था, इसलिए नामकरण है कि महानदी से महा और समुद्रगुप्त से समुद्र लेकर हमने क्या किया, महासमुंद का नामकरण किया। लेकिन इतिहासकारों को मानना है कि समुद्र का मतलब इस तालाब से है और इसी तालाब के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, महासमुंद पड़ा। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने करवाया था। तीसरी बात आपको याद रखनी है कि कोपरा नामक स्थान से समुद्रगुप्त के पत्नी के साक्ष्य मिले हैं और उनका नाम क्या था, रूपा देवी। तो रूपा देवी से विवाह के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने रामगुप्त के बाद गुप्त वंश की बागडोर संभाली। ठीक है, थोड़ी सी कहानी यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि देखिए, समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, गुप्त वंश का शासक हुआ रामगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद कौन हुआ, गुप्त वंश का शासक हुआ रामगुप्त। तो रामगुप्त के शासन काल में क्या हुआ, शकों का आक्रमण हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए शक कहां थे, पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे, तो यहां से क्या हुआ, शकों का आक्रमण हुआ और जो रामगुप्त था वो शकों से अपनी पत्नी की सुरक्षा कर पाने में असमर्थ था। ठीक है, शकों से क्या किया उसने, अपनी पत्नी का सौदा कर दिया। तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, रामगुप्त की हत्या करके, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपने भाई रामगुप्त की हत्या की और उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया और इससे जो पुत्री प्राप्त हुई प्रभावती, ठीक है, प्रभावती का विवाह कराया छत्तीसगढ़ में और पूर्वी दक्कन में शासन करने वाले वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से क्या हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया और वाकाटकों के सहयोग से, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, वाकाटकों के सहयोग से पश्चिमी मालवा और गुजरात पर अधिकार करके शकों को क्या किया, भारत से परास्त किया। ठीक है, शकों को भारत में परास्त करके अंतिम रूप से निष्कासित करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने क्या किया, रामगुप्त की हत्या करके ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। ठीक है, अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इसने रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो कि कौशल के राजा वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय थे। इनकी सहायता से उसने क्या किया, मालवा और गुजरात पर अधिकार किया और शकों को क्या किया, भारत से अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया। तो शकों को हराने का श्रेय जाता है किसे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब रुद्रसेन से प्रभावती का विवाह हुआ तो इस क्षेत्र पर क्या रहेगा, गुप्तों का अप्रत्यक्ष प्रभाव हो गया। ठीक है, वाकाटक राज्य पर क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर इन क्षेत्रों पर क्या किया, राज शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात क्या हो गया, रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तब प्रभावती ने क्या किया, वाकाटकों का साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, प्रभावती ने क्या किया, अपने पुत्रों के संरक्षिका के तौर पर इसने क्या किया, वाकाटक शासन को संभाला और अपने पिता जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे
ठीक है, उनसे क्या किया इन्होंने, मदद ली। तो यहीं पर कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, इस वंश के बोलते हैं कि सर्वाधिक प्रतापी शासक थे, साक्ष्य भी इस चीज का मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, इनके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे स्वयं भी एक विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, अलग अलग विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दे के रखा था। तो उन्हीं विद्वानों में से एक थे कालिदास। तो कालिदास ने क्या किया, इसी समय कौशल की यात्रा की। कालिदास ने क्या किया, कौशल की यात्रा की। इन्होंने सरगुजा की जब यात्रा की, सरगुजा जब ये पहुंचे तो इन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा, ठीक है। कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा और सरगुजा में ही जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इस पहाड़ी में इन्होंने क्या किया, अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूतम की रचना की, ठीक है। कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो प्रभावती के दरबार में पहुंचे, ठीक है, और राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा प्रदान की और काफी समय उन्होंने क्या किया, दक्षिण कौशल में व्यतीत किया। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए, हमें छत्तीसगढ़ में एक स्थान है बानाबरद, ठीक है, बानाबरद दुर्ग जिला, और आपका रायपुर में पिटाई वल्द, ठीक है, पिटाई वल्द, और रायपुर में ही आरंग। इन स्थानों से अलग अलग शासकों के सिक्के मिले, ठीक है। दुर्ग जिला का जो बानाबरद है, ठीक है, बानाबरद गांव से क्या मिला है, हमें गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई बानाबरद दुर्ग से, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के सिक्के हैं। तो यहां से हमें 20 सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है। पिटाई वल्द से कुमार गुप्त का एक सिक्का मिला है। एक शासक हुए कुमार गुप्त, तो कुमार गुप्त का एक सिक्का पिटाई वल्द से प्राप्त हुआ है। और रायपुर में ही आरंग है, आरंग से ही आपका हम देखेंगे कि कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। आरंग से कुमार गुप्त का क्या हुआ है, रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है, जो इस क्षेत्र को गुप्तों का शासन क्षेत्र क्या करता है, सिद्ध करता है। इन क्षेत्रों में भी क्या था, गुप्तों का प्रभाव था, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखिए। देखिए, समुद्रगुप्त का इतिहास, चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास, कुमार गुप्त के सिक्के, इतनी बातों को हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। और कुछ अगर हम बात देखें तो गुप्त शासकों का जो मुख्य धर्म था वो था वैष्णव धर्म, ठीक है। इसमें शैव धर्म को मानने वाले शासक भी हुए, अलग अलग धर्मों को संरक्षण भी प्रदान किया, ठीक है। इसमें एक शासक था बुद्धगुप्त, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। लेकिन गुप्त शासक मूल रूप से जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है, वैष्णव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। हालांकि धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए इन्होंने क्या किया था, सभी धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो वैष्णव धर्म का प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी शासक इस समय होंगे वो सभी क्या करेंगे, वैष्णव धर्म को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात करें तो गुप्त शासकों ने क्या किया, भारत में मंदिर निर्माण की प्रथा प्रचलित की और कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है। गुप्तों ने क्या किया, मंदिर निर्माण की प्रथा प्रचलित की और कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया। उसी शैली में हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें एक आपका ताला गांव का विष्णु मंदिर प्रसिद्ध है, ताला गांव का विष्णु मंदिर, और दूसरा रायगढ़ में एक बरम केला जगह है, बरम केला पुजारी पाली, पुजारी पाली,
ठीक है। यहाँ पर केवटीन देवी का मंदिर है, केवटीन देवी का मंदिर। तो तालागांव का विष्णु मंदिर और बरमकेला पुजारी पाली का केवटीन देवी का जो मंदिर था, ये आपका गुप्त काल की नागर शैली में बना हुआ, ठीक है, जो मंदिर है, ये उस समय की स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है। ठीक है। गुप्तों की जो मंदिर निर्माण की शैली थी उसे नागर शैली कहा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि भाई क्या होता है, एक शिखर होता है। इन मंदिरों में क्या होता है, एक शिखर होता है। इसी शिखर के भीतरी भाग में गर्भगृह होता है, जहां पर क्या किया जाता है, भगवान को स्थापित किया जाता है। तो एक गर्भगृह होता है, शिखर होता है, शिखर काफी ऊंचा हुआ करता था। ठीक है। ये जो शिखर था आपका, शिखर के नीचे गर्भगृह, गर्भगृह में भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। ठीक है। बाहर एक आपका तल हुआ करता था, ठीक है, एक परिक्रमा पथ हुआ करता था। तो ये गुप्त शासकों की मंदिर निर्माण की क्या थी, शैली थी। इसी शैली में हमें तालागांव का विष्णु मंदिर और बरमकेला पुजारी पाली में केवटीन देवी का मंदिर प्राप्त हुआ है, जो कि इस काल की स्थापत्य कला का एक विशेष नमूना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। इस वंश में एक और शासक हुए भानुगुप्त, ये लास्ट है, भानुगुप्त। तो भानुगुप्त ने क्या किया, एक एरण अभिलेख खुदवाया। एरण अभिलेख, भानुगुप्त का हमें मध्य प्रदेश से एक एरण अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस एरण अभिलेख में सरबपुरी राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। ठीक है, सरबराज के नाम का उल्लेख है इसमें, एरण अभिलेख में। ठीक है। तो यहां पर एक कहानी ये है कि भानुगुप्त ने क्या किया, इसके समय में हुणों का भारत में आक्रमण हुआ, हुण आक्रमण। ठीक है, हालांकि पहले ही हो रहा था हुणों का आक्रमण, लेकिन भानुगुप्त के समय में क्या हुआ, हुणों का आक्रमण प्रबल होने लगा। तो इसने क्या किया, हुणों से भारत की रक्षा करने के लिए अपने दोस्त गोपराज को भेजा। तो गोपराज की क्या हो गई, हुणों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई, और गोपराज की जो पत्नी थी वो क्या हो गई, सती हो गई। ठीक है, इस बात का उल्लेख एरण अभिलेख में, इसीलिए एरण अभिलेख को सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। एरण अभिलेख को क्या कहा जाता है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। और इसी अभिलेख में छत्तीसगढ़ में राज करने वाले सरबराज का उल्लेख है। ठीक है, गोपराज को सरबराज का नाना बताया गया है। जो भानुगुप्त के मित्र थे गोपराज, उसे क्या किया गया है, सरबराज का नाना बताया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल में गुप्तों के शासन करने के ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गुप्त वंश। सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू करना है, गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई, कब उन्होंने शासन किया, कौन कौन से शासक थे। ठीक है, जानकारी के सोर्सेस क्या हैं। उसके बाद आपको समुद्रगुप्त का इतिहास, चंद्रगुप्त द्वितीय का इतिहास। ठीक है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद छोटी छोटी और बातें हैं, जैसे वैष्णव धर्म वाला स्थापत्य कला की बात, भानुगुप्त की बात, कुमारगुप्त की बात, इतनी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। एक चीज आपको जो और नहीं भूलनी है, हर टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसका ऑब्जेक्टिव जरूर करें। ठीक है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखें कि यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया है और उसे लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, मेंस में देखिए बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग स्किल की आवश्यकता नहीं है छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका नॉलेज, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, 30 शब्दों के, 60 शब्दों के, 100 शब्दों के। तो नॉलेज क्या होता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम नॉलेज गेन करें, प्रश्नों की प्रवृत्ति देखें, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसे लिखने का आप प्रयास करें अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप प्री और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव जरूर करें।
इसे पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव जरूर करें और आप क्या करेंगे, इस विषय से बेहतर जुड़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।